देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है। देखो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या आ रहा है, लास्ट में पो आ रहा है, और हमने देखा था इसमें समांतर पथों की संख्या क्या होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है, और ध्रुवों को बोलते हैं पोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर होती है। जितने हमारे पोल होते हैं यानी कि ध्रुव होते हैं उतने ही क्या होंगे, इसमें हमारे समांतर पथों की संख्या भी होती है। अगर 4 पोल होंगे तो समांतर पथ भी 4 होंगे, अगर 8 पोल होंगे तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, हमेशा वो 2 ही रहती है, चाहे पोलों की संख्या हमारी कितनी भी हो। तो लेफ्ट वाइंडिंग के लिए पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, बराबर होती है यानी कि इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वह बलागुण। देखो बलागुण को बोलते हैं हम टॉर्क, और टॉर्क जो हमें कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं। देखो जब हमारी कोई भी हमारे जनरेटर काम करता है, मोटर काम करता है, जो हमको टॉर्क मिलता है, ठीक है, तो टॉर्क हमको कहाँ से मिलता है, उसकी शाफ्ट से, उसकी शाफ्ट से मिलता है, तो बोल सकते हैं हम शाफ्ट बलागुण। तो उस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट बलागुण। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अब देखो जो हमारे कार्बन ब्रश हो रहे हैं उसमें क्या हो रही है, चिंगारी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर में क्या लगे रहते हैं, कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, और जब वो घिसते रहते हैं तो क्या होता है, उसकी डस्ट वहां जम जाती है, जिससे वहां पर वो कंडक्टर का काम करते हैं, और स्पार्किंग क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कम्यूटेटर को साफ कर देना चाहिए। उसमें स्पार्किंग यानी कि चिंगारी होती है। कहां पर हो रही है, देखो कार्बन ब्रशों पर जब चिंगारी होगी तो कार्बन ब्रश कहां लगते हैं, हमारे कम्यूटेटर पर लगते हैं। तो इसको चिंगारी कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, अपने कम्यूटेटर को साफ कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो डीसी जनरेटर होता है हमारा, ये फैराडे की लॉ पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर होगा, फैराडे के लॉ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में होती है। देखो जो हमारे डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है ये होती है किलोवाट में। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। किलोवाट में जो होता है हमारा डीसी जनरेटर और डीसी मोटरों की जो होती है रेटिंग होती है, और जो एसी मोटर की रेटिंग होती है वो एचपी में होती है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या अल्टरनेटर होता है उनकी रेटिंग किस में होती है, यहाँ पर केवीए में, जिसको बोलते हैं किलो वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डीसी जनरेटर, तो जनरेटर की होती है किलोवाट में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रुश का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारा ब्रुश होते हैं, कार्बन ब्रुशों को यूज करते हैं हम, और कहीं कॉपर के ब्रुशों को भी यूज करते हैं। तो इन ब्रुशों को काम होता है जो हमारी करंट होती है उसको इकट्ठा करना और बाहरी परिपथ को देना। तो करंट कलेक्ट करने के लिए हम ब्रुशों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा को एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, यहाँ पर कार्बन ब्रुशों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। अब शंट जनरेटर तो कौन सी वाइंडिंग करेंगे, उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग करेंगे। तो शंट फील्ड वाइंडिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, शंट फील्ड वाइंडिंग। अगर सीरीज वाइंडिंग होती तो कौन सी करते हैं, यहाँ पर सीरीज जनरेटर होता तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग करते हैं। अब जनरेटर कौन सा हमारे पास, यहाँ पर शंट जनरेटर है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरपोल का कार्य क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कि इंटरपोल का प्रयोग हम क्यों करते हैं। अब इंटरपोल का यूज करते हैं वाइंडिंग में, देखो आर्मेचर की दिशा बदलने के लिए नहीं होगा, धारा परिवर्तन की दर को कम करने के लिए भी नहीं करते हैं, स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखो इंटरपोल वाइंडिंग का करते हैं। अगर स्मूथ कम्यूटेशन मिलेगा तो उससे क्या होगा, हमारी चिंगारी भी कम होती है। मगर यहाँ पर देखा चिंगारी बढ़ने के लिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट रहेगा। स्मूथ कम्यूटेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा है। अब हमारे पास कोई जनरेटर है, वो वोल्टेज क्या करता है, नहीं बना पाता है। तो संभावित कारण क्या हो सकता है, कह रहा है देखो ये। तो क्या हो सकता है, हमारी उसकी जो गति होगी वो धीमी होगी। अगर हम जनरेटर को घुमा ही नहीं पा रहे तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, आर्मेचर की धीमी गति। अगर आर्मेचर हमारा प्रॉपर तरीके से घूम नहीं पाएगा तो कोई भी वोल्टेज हमारी इंक्रीज वहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग क्या होती है, ठंडी होती है। देखो जो हमारी डीसी मशीनों की शाफ्ट होती है उस पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर फैन लगाते हैं। जो फैन क्या करता है, हमारा वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फैन ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित में से क्या गुण होना चाहिए। अब आर्मेचर की कोर हमको बनानी है, तो कोर बनाने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो देखो इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस की बात कर रखी है सब में, तो पहला हमारा क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस का मान क्या होता है, कम होता है। अब देखिए पहले वाले में हाई हिस्टैरिसीस लॉस कह रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरे में भी हाई कहता है, ये भी गलत होगा। तीसरे में लो कह रहा है और चौथे में भी लो कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन का तीसरे या चौथे में से एक रह सकता है। अब यहाँ पर शर्त क्या होती है, तो यहाँ पर हम कोर बनाने के लिए जिस पदार्थ का यूज करते हैं उसकी परमेबिलिटी होनी चाहिए हाई और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन हमको मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। देखो अधिक पारगम्यता, तो इसको बोलते हैं हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस। ये प्रकार के जो मटेरियल होते हैं, ये मटेरियल हमारे क्या होते हैं, एक कोर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई उसकी परमेबिलिटी होनी चाहिए और लो उसका क्या होना चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिष्टधारी जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जानने के लिए निम्न में से क्या मालूम होना आवश्यक होता है। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता क्या है हमारा, E = Z∅N/60A। देखो फाई का मतलब होता है फ्लक्स, इस पर डिपेंड करता है। चालकों की संख्या जेड पर भी डिपेंड करता है और स्पीड एन पर भी करता है और समांतर पथों की संख्या ए पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सब पर ही क्या करता है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरेटर का मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का काम करते हैं और इसको हम अल्टरनेटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरेटर हम की बात कर रहे हैं तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का काम कहाँ होता है हमारा, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के रूप में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं विभेदी सुरक्षा और इंग्लिश में बोलते हैं देखो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। विभेदी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर हमको दो कथन दे रखे हैं। कथन पहला कह रहा है कि डीसी मशीनों में आंशिक वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हमारी मशीनें होती है डीसी मशीनें, इनमें हम आंशिक पिच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, इसमें बी कारण कह रहा है कि आंशिक पिच वाइंडिंग मशीनों में स्पार्किंग कम करता है। देखो ये कथन है और ये उसका कारण है कि हम क्यों आंशिक पिच वाइंडिंग को यूज करते हैं। देखो आंशिक पिच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं हम स्पार्किंग को कम करने के लिए, जिसको हम इंटरपोल वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोनों ही हमारे क्या रहेंगे, राइट रहेंगे। तो पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर देखो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। तो ए भी सही है हमारा, बी भी सही है। और बी हमारा जो है, ये बी की व्याख्या कौन कर रहा है, यहाँ पर ए करता है। बी ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि हम स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आंशिक पिच वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिष्टधारी जनित्र भार से अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। भार से अप्रभावित का मतलब क्या होता है, चाहे लोड को घटाओ चाहे लोड को बढ़ाओ, टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये किस जनरेटर में होता है कह रहा है। ठीक है, तो इस जनरेटर को बोलते हैं हम लेवल कंपाउंड जनरेटर, जिसको बोलते हैं देखो तल मिश्रित, यानी कि लेवल कंपाउंड जनरेटर में थोड़ा बहुत लोड घटाने और बढ़ाने का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। की वोल्टेज फिर भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, हमारा वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 80 चालक और 8 पोल हो तो पोल पिच का क्या होगा, यानी कि पोल पिच का मान हमें ज्ञात करना है। तो पोल पिच का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, चालकों की संख्या अपॉन पोलों की संख्या। तो चालकों की संख्या 80 है, बट्टे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8.80। तो पोल पिच का मान कितना आएगा, देखो हमारे यहाँ पर 10। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है। किस कंडीशन में हमारा जियोमेट्री न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये कंडीशन होता है हमारा जब जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरेटर पर कोई लोड नहीं होने की कंडीशन में दोनों अक्ष हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक अक्ष को एमएनए बोलते हैं और दूसरे अक्ष को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर जीएनए। जीएनए का पूरा नाम होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, एमएनए का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो एग्जाम में पूछता है कि एमएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या हो जाएगा चुंबकीय उदासीन अक्ष, और जीएनए का क्या होगा ज्यामितीय न्यूट्रल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान किया जाता है। देखो क्या होता है कि अगर मेरे जनरेटर में एक पोल इस साइड है और दूसरा पोल इस साइड है, अब उसके बीच में अगर आर्मेचर हम घुमा रहे हैं तो आर्मेचर में भी अगर मैकेनिकल बैलेंस उसका सही नहीं हो रहा है, अगर आर्मेचर में क्या हो रहा है थोड़ा डगमगाहट हो रहा है, तो डगमगाहट को रोकने के लिए हम डमी कॉइल यूज करते हैं। डमी कॉइल क्या होती है, डमी का मतलब होता है किसी फर्जी कॉइल का हम यूज वहां पर करते हैं। ठीक हो गया, मतलब डमी क्या है कि उसका एक आर्टिफिशियल रूप होता है जो उसको क्या करता है यांत्रिक बैलेंस यानी कि उसके डगमगाहट को रोकने के लिए हम खाली एक दिखावे के रूप में लगाते हैं। तो देखो रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान करने के लिए हम डमी कॉइल का यूज करते हैं, और डमी कॉइल को कहां लगाया जाता है हमारा रोटर में, क्योंकि रोटर ही हमारा घूमता है और उसका ही क्या होता है बैलेंस खराब होता है। इस बैलेंस को सुधारने के लिए हम डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक बैलेंस को बनाने के लिए प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शंट जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनाना रुक जाता है। अब जनरेटर में हमारा वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, तो इसका कारण क्या होगा। देखो बन तो रहा होगा पहले, मगर एक कंडीशन के बाद वो नहीं बन रहा है। देखो जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनना रुक जाता है। सामान्यतः पूछा जनरली, अब जनरली का मतलब ये नहीं है कि हमारा जनरेटर घूम ही नहीं रहा हो तो वो सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सामान्यतः को हमको पकड़ना है। तो सामान्यतः का मतलब क्या होता है, जब हमारे क्या होते हैं पोल सैचुरेट हो जाता है। अगर हमारा पोल सैचुरेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसमें कोई भी वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी। वोल्टेज तो उसमें बढ़ रही है मगर वो वोल्टेज बढ़ नहीं पाएगी उस पॉइंट के बाद, और उसको हिंदी में बोलते हैं हम संतृप्त। तो क्या होता है, देखो आयरन की संतृप्ति के कारण क्या होता है हमारा वोल्टेज बनना रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, और संतृप्त को ही बोलते हैं हम सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर में लोहे पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण किस से होता है। अब किसकी बात हो रहा है, अब किस से होता है, किसकी बात हो रहा है, देखो क्षेत्र की बात कर रहा है। किसकी, हमको एक ही पॉइंट यहाँ पर पकड़ना है, वो पकड़ना है हमको फील्ड। डीसी जनरेटर में लोहे पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण होता है, वो किस प्रकार का। अब उसकी वेबफॉर्म पूछा है यहाँ पर देखो, और हमको 4 वेबफॉर्म यहाँ पर दिखा रखी है। अब इसको वेबफॉर्म बचाने का तरीका क्या होता है, देखो अगर क्षेत्र की बात करेगा तो क्षेत्र में जो वेबफॉर्म बनता है वो इस प्रकार से बनता है। एक बार मेरे हाथ को आप चेक कर लीजिए, यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, फिर ये ऊपर को चले जाएगा, फिर एक डब्बा यहाँ पर बनता है, फिर नीचे आएगा नेगेटिव साइकिल में, फिर इस प्रकार का एक डब्बा बनता है, और बीच में क्या होगी, एक लाइन होगी। इस प्रकार के उसको बोलते हैं फ्लैट टॉप। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा डी, फ्लैट टॉप प्रकार का क्या होता है, इसका एक ग्राफ बनता है। अगर फील्ड की जगह देखो क्षेत्र की जगह आर्मेचर अगर होता तो आर्मेचर में जो बनता है वो एक त्रिभुज की तरह बनता है, इस प्रकार से त्रिभुज की तरह बनता है, और त्रिभुज को बोलते हैं यहाँ पर देखो त्रिकोणीय। तो ट्रायंगुलर वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कर रहा है फील्ड की बात, तो फील्ड में कैसा बनता है हमारा फ्लैट टॉप। और आईटीआई लेवल में जो हमारा फ्लैट टॉप को बोलते हैं वो मेरे ख्याल से बोलते हैं उसको आयताकार परवलय। क्या बोलते हैं उसको, आयताकार परवलय। ये कंफर्म है, इसको आयताकार परवलय हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, और यहां पर इसको इंग्लिश में आएगा तो फ्लैट टॉप हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू किस कोर बांधे जाते हैं, मतलब किसकी सहायता से हम डीसी जनरेटर में पोल शू को बांधते हैं। तो पोल शू जो हमारे लगते हैं कहाँ लगते हैं, हमारे फील्ड में लगते हैं। और फील्ड में जब हम पोल शू लगाते हैं, पोल शू का काम होता है देखो इस प्रकार से समान रूप से हमारा क्या करना,
फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना, और इसको लगाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं काउंटर सैंक स्क्रू का। तो काउंटर सैंक स्क्रू का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर सैंक स्क्रू। यहाँ पर संक लिखा है तो इसको बोलते हैं सैंक यानी कि संक स्क्रू भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाए। और कई लोग क्या करते हैं, इसको रिविट में मार के आ जाते हैं, तो रिविट नहीं लगता, यहाँ पर क्या लगता है, देखो रिविट लगता है। आपने देखा होगा जो हमारी बाल्टियां होती लोहे की, उनकी साइड में रिविट लगता है, उसको क्या करते हैं दोनों ओर से ठोक देते हैं। तो ये ठोकने वाला काम नहीं करता है, ये एक प्रकार का है तो इसी प्रकार का काउंटर ही, मगर क्या है स्क्रू है, इसको घुमा के लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। हम इसमें पोल्स को लगा भी सकते हैं, जब हटाना हो तो क्या कर सकते हैं, उसको हम स्क्रू को खोल सकते हैं। बल्कि जब रिविट को हमको खोलना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। ब्रेजिंग को अगर खोलना पड़ेगा तब भी इसको काटना पड़ेगा, वेल्डिंग को खोलना पड़ेगा तब भी इसको काटना पड़ेगा। तो हम काउंटर सैंक का स्क्रू को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तुलना में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, देखो दो प्रकार के हम जनरेटर को यूज करते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, जिसमें क्या होता है हम डीसी सोर्स से क्या करते हैं उसको अंदर से ही देते हैं। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, जिसमें हम क्या करते हैं डीसी सप्लाई उसको बाहर से देते हैं। देखो बाहर से वाले के हमसे फायदे पूछ रहा है, ठीक है, तुलना में सेपरेटली जनरेटर के फायदे पूछ रहा है। देखो इसके बहुत फायदे होते हैं। पहला क्या है, देखो इसमें अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है बेहतर होता है और अधिक स्टेबल भी होता है। और क्या होता है लोड धारक के स्वतंत्र उत्तेजित की आवश्यकता इसको रखता है। अब ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है, देखो बेहतर वोल्टेज नियंत्रण हेतु, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अधिक स्थिर होता है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है देखो लोड धारा से स्वतंत्र उत्तेजित धारा रखता है, यानी कि आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं हम धारा के मान को घटा भी सकते हैं और धारा के मान को बढ़ा भी सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है देखो दिए हुए विकल्पों में से सारी विशेषताएं रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है ये सारे यहाँ पर गुणों को यहाँ पर विशेषताओं को रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है। अब जनरेटर के आर्मेचर में क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसमें करंट भी बनेगा। इस करंट को हम बाहरी परिपथ को देने के लिए क्या करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं, और जिसमें हम क्या लगाते हैं बुरसों को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर की सहायता से क्या करते हैं हम उसको बाहरी परिपथ को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः होता है। देखो जब भी हम क्या करते हैं अपने मोटर हो चाहे हमारा जनरेटर हो, जो वहां पर शाफ्ट घूमती है इस प्रकार से, अब शाफ्ट कैसे मूवमेंट करेगी, जब उस पर बेयरिंग लगा होगा। तो इसके लिए हम किस प्रकार की बेयरिंग का यूज करते हैं, देखो बेयरिंग को करते हैं बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे स्टील के क्या होते हैं बॉल लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर ए हो जाएगा, बॉल बेयरिंग का यूज अधिकतर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम वोल्टेज यानी कि पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन नियमन निम्न में से किस प्रकार के जनित्र जनरेटर में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है। तो सीरीज मोटर होती है या सीरीज जनरेटर होता है, हमारा इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे खराब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे खराब होता है, जिसको हम बोल सकते हैं पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा, सीरीज जनरेटर का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा यहाँ पर, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मोटरों में कार्बन ब्रश प्रयुक्त होते हैं। देखो कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, मोटर में धारा को रास्ता प्रदान करना। जब हम उसको सप्लाई देते हैं मोटर को, तो वो करंट को कहाँ पहुंचाता है, हमारे अंदर आर्मेचर में। तो करंट को रास्ता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्रश का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, धारा के बहाव को रास्ता प्रदान करने के लिए हम कार्बन ब्रशों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि
लैप वाइंडिंग सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो लैप का प्रयोग करते हैं हम हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में निम्न वोल्टेज है तो निम्न धारा है, ये कट हो जाएगा। ये उच्च वोल्टेज हो गया, ये भी कट होगा। नेक्स्ट कह रहा है देखो निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। जो हमारी लैप वाइंडिंग मिलती है इसमें वोल्टेज कम मिलती है और करंट क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक उत्तेजक निम्न में से के अलावा कुछ नहीं होता, यानी कि उत्तेजक को बोलते हैं देखो एक्साइटर। देखो एक्साइटर क्या होता है, एक डीसी शंट जनरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीसी शंट जनरेटर को हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, एक्साइटर के रूप में करते हैं, उसको उत्तेजित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। जहां पर भी हमसे एक्साइटर यानी कि उत्तेजक की बात करेगा तो हमारा डीसी शंट जनरेटर यहां पर मेन वर्क करता है। और कहीं पर क्या करते हैं हम देखो रेक्टिफायर का यूज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनित्र जो रोटर की डीसी आपूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं। जनित्र जो देखो जनरेटर जो किसको, रोटर को डीसी आपूर्ति करता है। रोटर को कोई भी जनरेटर अगर रोटर को क्या कर रहा है, डीसी आपूर्ति प्रदान करता है तो उसे बोलते हैं हम एक्साइटर यानी कि उत्तेजक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्साइटर। चाहे वो फील्ड को करे चाहे वो किसको, रोटर को करे, डीसी जो भी आपूर्ति देगा, जो भी डीसी सप्लाई देगा उसको, ठीक है, उसे हम एक्साइटर ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहता है यहाँ पर, बी राइट आंसर रहेगा। ये डीसी जनरेटर भी हो सकता है हमारा और रेक्टिफायर भी हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरण जनित्र स्थिर होता है क्यों और कैसे, किस कारण से हमारा इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि स्थिर होता है। देखो जब क्या होता है इसकी तुल्यांकी चाल से ऊपर की चाल में चलता है तो वहां पर क्या होता है हमारा ये जनरेटर स्थिर हो जाता है। किस चाल से, पहला कह रहा है देखो तुल्यांकी चाल से नीचे ये कट हो जाएगा, दूसरा कह रहा है देखो तुल्यांकी चाल से ऊपर की चाल पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब भी हमारे जनरेटर की चाल सिंक्रोनस चाल से ऊपर हो जाती है तो क्या होगा हमारा, वो स्थिर रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। जब बराबर की चाल में चलेगा तो उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। तो ये ऊपर की चाल में जब होगा तब क्या करेगा, स्थिर यानी कि कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिष्ट धारा यानी कि डीसी जनरेटर में फील्ड कुंडली सामान्यता बनाते हैं। तो कभी भी हम डीसी की मोटर की वाइंडिंग करते हैं या जनरेटर की वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पर हमसे जनरेटर की पूछ रहा है, ठीक है। तो वाइंडिंग किसकी करते हैं, फील्ड में हम कॉपर की करते हैं अधिकतर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो बी ऑप्शन हो जाएगा तांबे से। तांबे को हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डीसी जनरेटर दिष्ट धारा जनरेटर में भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है या उसको बीजता दी जाती है। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, देखो अधिक मात्रा में करंट चाहिए। तो हाई करंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग का। तो यहां पर देखो क्या पूछ रहा है, उच्चतम धारा उत्पन्न करने के लिए, क्या करने के लिए, उच्च धारा यानी कि भारी मात्रा में हमको करंट करनी है। तो हाई करंट के लिए हम करते हैं लैप वाइंडिंग का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। लैप वाइंडिंग करके हम हाई करंट और लो वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि डीसी जनरेटर में क्रिटिकल प्रतिरोध किसका प्रतिरोध होता है। देखो जब भी क्रिटिकल प्रतिरोध की बात होती है ये हमारा फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। और हमेशा क्या होता है, फील्ड प्रतिरोध को क्रिटिकल प्रतिरोध से जब कम होता है तभी क्या होता है, हमारा जनरेटर वर्क करता है, तभी हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बना पाते हैं। और जो भी ये क्रिटिकल प्रतिरोध होता है किसका होता है, हमारा फील्ड का प्रतिरोध होता है, फील्ड वाइंडिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फील्ड का होता है, क्या होता है, क्रिटिकल प्रतिरोध। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी डीसी जनरेटर में अवशेष चुंबक मौजूद है, यानी कि क्या मौजूद है उसमें, अवशेष चुंबक मौजूद है, तो प्रेरण विद्युत वाहक बल शून्य गति पर क्या होगा। देखो अगर अवशेष चुंबक हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो क्या है कि घूमने की गति शून्य है। जब हमारा जनरेटर को हम घुमाएंगे नहीं तो वोल्टेज क्या पैदा होगी, शून्य होगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि जनरेटर की गति क्या है, यहाँ पर शून्य है। जब जनरेटर की स्पीड ही नहीं होगी, प्राइम मूवर घूम ही नहीं रहा है, तो वोल्टेज उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मशीन में एक कम्यूटेटर निम्नलिखित को परिवर्तित करता है। अब देखो यहाँ पर कम्यूटेटर की बात हो रही है जिसको बोलते हैं हम दिक् परिवर्तक, और मशीन की बात कर रहा है। देखो ना ही ये मोटर की बात कर रहा है और ना ही जनरेटर की बात कर रहा है। देखो मशीन में क्या होता है, मोटर भी आता है हमारा, जनरेटर में आता है। स्पेशली इसने मशीन पूछा है तो मशीन में हमारा क्या हो जाएगा, मोटर भी आएगा और जनरेटर भी आएगा। उस केस में हमारा कम्यूटेटर क्या काम करता है, देखो किसको परिवर्तन करता है, तो वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट
करके लेता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है एसी टू डीसी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है देखो डीसी को एसी, तो ये भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है देखो ए और बी क्या है, दोनों सही है, यानी कि बोथ क्या होंगे, दोनों राइट आंसर रहेंगे। दोनों काम करेगा मशीन की कंडीशन में। अगर जनरेटर की कंडीशन में पूछेगा तो क्या होगा, देखो एसी को क्या करता है, फिर डीसी को कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिक् परिवर्तक कम्यूटर खंडों को एक दूसरे से निम्नलिखित द्वारा पृथक किया जाता है। जो भी हमारे आर्मेचर में इस प्रकार के देखो कम्यूटर सेगमेंट लगे रहते हैं और उनके बीच में क्या होता है, हमको इंसुलेटिंग मटेरियल भरना होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं माइका का, और माइका को बोलते हैं हम अवरग, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। जो भी हमारे कंप्यूटर के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ होता है वो क्या होता है, अवरग होता है। अवरग को बोलते हैं माइका। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडक्शन यानी कि प्रेरण जनित्र का स्लिप निम्नलिखित में होता है। देखो जब भी इंडक्शन जनरेटर की बात हो रही है तो इसका स्लिप जो होता है 0 से कम होता है। क्या होता है, वो 0 से कम होता है स्लिप का मान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 0 से कम होता है यानी कि लेस देन 0। किसकी बात कंडीशन कर रहा है, देखो इंडक्शन जनरेटर की कंडीशन में उसका जो स्लिप का मान होता है वो क्या होता है, तो स्लिप का मान क्या होता है, 0 से कम होता है यानी कि लेस देन 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिष्ट धारा जनरेटर यानी कि का दिक् परिवर्तक किस रूप में कार्य करता है। देखो जनरेटर की बात हो रही है तो जनरेटर क्या करता है, केवल एसी पैदा होती है उसमें, उसको कन्वर्ट करता है डीसी में। तो क्या हो गया, एसी को डीसी में पैदा करने वाले को बोलते हैं हम रेक्टिफायर। आंसर होगा दिष्टकारी। दिष्टकारी को रेक्टिफायर बोलते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर रहेगा जनरेटर के केस में। नेक्स्ट कह रहा है देखो अंतराध्रुव उद्दीप्ति होता है, यानी कि इंटरपोल की फायदे पूछ रहा है। इंटरपोल को क्यों हम यूज करते हैं, देखो इंटरपोल काम करने का क्या होता है, जो हमारी स्पार्किंग होती है कंप्यूटेशन के दौरान उसको कम करने के लिए हम इंटरपोल वाइंडिंगों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो मोटर की चाल को बढ़ाने के लिए नहीं होगा, विद्युत रोधी विद्युत वाहक बल बढ़ाने के लिए ये भी गलत हो जाएगा, मुख्य क्षेत्र की ये भी गलत रहेगा। देखो दिक् परिवर्तक में क्या लिखा है, देखो स्पूलिंग। स्पूलिंग को बोलते हैं स्पार्किंग कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंतराध्रुव। और अंतराध्रुव को बोलते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल लगाने का फायदा क्या है, कंप्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इंटरपोल यानी कि अंतराध्रुव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि 16 कुंडली वाले 4 ध्रुवीय जनरेटर में 2 परत लैप वाइंडिंग है, पोल पिच का मान ज्ञात कीजिए। पोल पिच को हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव पिच। तो पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टर की संख्या अपॉन पोल की संख्या। तो कंडक्टर मतलब कुंडलियां कितनी यहाँ पर 16 बट्टे कितना 4। तो क्या रहेगा हमारा 4 चक्को 16 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4 यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्योंकि पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टर की संख्या अपॉन पोल्स की संख्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गति तम यानी कि गति मतलब जो चीज क्या करती है, रोटेट करती है, गति करती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोले तो ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। देखो चौक में हमारा कोई भी चीज घूमती नहीं है, मूवमेंट नहीं करती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ट्रांसफार्मर भी हमारी स्टैटिक डिवाइस है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। ये थर्मल पूछ रहा है कि इसका भी कोई मतलब नहीं होता है थर्मोकपल का। तो देखो जो जनरेटर हमारा होता है, ये जनरेटर किस में काम करता है, गति में। जब जनरेटर को गति मिलेगी तभी क्या उत्पन्न होगा, उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। जब हम क्या करेंगे, जनरेटर को घुमाएंगे तभी उसमें क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर के क्रिटिकल प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी कि क्रांतिक प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल प्रतिरोध बोलते हैं। ये किसके समानुपाती होता है, तो जनरेटर में जो हमारा क्रिटिकल प्रतिरोध होता है ये होता है स्पीड के समानुपाती। अगर स्पीड को हम बढ़ाएंगे जनरेटर के आरपीएम को तो क्या होगा, उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। स्पीड को कम करेंगे तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि स्पीड के समानुपाती कौन होता है हमारा, यहां पर क्या लिखा है देखो क्रांतिक प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि यदि डीसी जनरेटर के क्षेत्र में एसी वोल्टेज लागू किया जाए तो डीसी जनरेटर का उत्पन्न क्या होगा। देखो जब भी डीसी के हम क्या कर रहे हैं, फील्ड को एसी देंगे तो वहां पर पोल कैसे बनेंगे, रोटेटिंग बनेंगे, जिसके कारण कोई भी वोल्टेज पैदा नहीं होती है, यानी कि 0 वोल्टेज होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि उत्तेजन के लिए हम कौन सी सप्लाई का यूज करते हैं, हमेशा डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। और डीसी सप्लाई के लिए हम रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं और डीसी शंट जनरेटर
का भी प्रयोग करते हैं, मगर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एसी को दे दिया है। जब भी इसको हम एसी देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन पाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 वोल्टेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। देखो जब भी हमको जनरेटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होता है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं शंट जनरेटर का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी का क्या करते हैं, समांतर रूप में जनरेटर को जोड़ते हैं तो हम शंट जनरेटर का प्रयोग ही क्या करते हैं, अधिक उपयुक्त करते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या हमेशा होती है। देखो लैप में लास्ट में पो आ रहा है तो पोल की संख्या ही के बराबर क्या होती है, इसमें ब्रशों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, देखो बी राइट आंसर होगा, पोल के संख्या के इतनी, यानी कि इसका मतलब कहने का है कि पोल के संख्या के बराबर ही क्या होती है, हमारी ब्रशों की संख्या होती है। किस वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो डीसी जनरेटर में ब्रश के जल्दी खराब होने का कारण क्या होता है। देखो ब्रश बहुत जल्दी खराब हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें तीव्र स्पार्किंग भी हो रही होगी। क्या है फिर, देखो बड़ खाबड़ दिक परिपथ, तो वह खाबड़ दिक परिपथ भी हो सकता है। और क्या है, देखो संदोष संयोजन, जो हमारा संयोजन है वो भी सही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी कारण किसका हो सकता है, हमारे यहाँ पर कार्बन ब्रश के खराब होने का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीनों क्या रहेंगे, हमारे राइट आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, उपयुक्त में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखो डीसी जनरेटर के लिए जब पोल और आर्मेचर चालकों की संख्या निश्चित होती है, अब पोल की संख्या भी निश्चित है और आर्मेचर चालकों की संख्या भी निश्चित है, तब कौन सी वाइंडिंग अधिक ईएमएफ देगी। देखो अधिक ईएमएफ के लिए हम करते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज मिलती है, लो करंट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है मगर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर वेव वाइंडिंग की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीसी मशीन में लैप कुंडलन का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखो लैप को वाइंडिंग करते हैं हम हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। ऐसा आंसर देखो कहां पर मिल रहा है हमको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखो निम्न करंट और उच्च वोल्टेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।